बात करेंगे एक अजीब और सच्चे हिस्टोरिकल कहानी के बारे में, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। एक ऐसी कहानी जहां एक नेशन रेवोल्यूशन से नहीं बल्कि लंबे समय तक छुप छुप के बदलते रास्ते से बना। देखो बच्चों, क्या आप जानते हैं 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नाम की चीज ही नहीं थी। लोग अपने आप को इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश या आयरिश के रूप में पहचानते थे, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस के साथ। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड और अमीर बनने लगा, उनके पावर और इम्पोर्टेंस भी बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे अपनी छवि पूरे आइलैंड पर छाने दी। फिर 1688 में एक लंबी लड़ाई के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन लिया। ये पार्लियामेंट बना एक टूल जिसके थ्रू एक नया नेशन स्टेट बनाया गया, जिसका सेंटर था इंग्लैंड। अब 1707 में एक नया, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। लेकिन ये यूनियन का मतलब क्या था? सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस थोप दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट पर अब इंग्लिश मेंबर्स का कंट्रोल था। स्कॉटलैंड की कल्चर और पॉलिटिक्स को धीरे धीरे दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को जब भी अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश की, उन पर जुल्म किया गया। उनके गैलिक लैंग्वेज बोलने पर भी रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। उनका नेशनल ड्रेस पहनना भी मना कर दिया गया और हजारों लोगों को उनके घर से निकाला गया। अब बात करते हैं आयरलैंड की, जहां काफी पहले से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच डिवीजन था। इंग्लिश रूलर्स ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया ताकि वो कैथोलिक आयरलैंड पर राज कर सके। 1798 में वॉल्फटॉन और उसकी पार्टी यूनाइटेड आयरिशमैन ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया, लेकिन ये भी फेल हो गया। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूके का हिस्सा बना दिया गया। एक नई आइडेंटिटी बनाई गई, ब्रिटिश नेशन, जो इंग्लिश कल्चर पर बेस्ड थी। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह प्रमोट किया गया। बाकी सारे पुराने नेशंस बस एक जूनियर पार्टनर बन के रह गए। तो बच्चों, ये तो थी एक ऐसी यूनिफिकेशन की कहानी जहां किसी के कल्चर को उठाने के बजाय दबाया गया, जहां एक नेशन बना लेकिन सबको इक्वल राइट्स, इक्वल जगह नहीं मिली। हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो बताती है कि कैसे पावर का यूज किया गया और कैसे कुछ आवाजों को चुप करा दिया गया। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलिए अब देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इटालियन फ्रीडम फाइटर की जिनकी कहानी एक फिल्म जैसी है, जिसका नाम है जिसिपी गरिबाल्डी। एक नॉर्मल सेलर कैसे बना एक रेवोल्यूशन का हीरो? तो आइए जानते हैं इस थ्रिलिंग कहानी को एकदम आसान और मजेदार तरीके से। गारिबल्दी का जन्म 1807 में हुआ। उनका परिवार कोस्टल ट्रेड करता था, यानी समुंदर के रास्ते माल ले जाता था और लाता था। इसी वजह से गारिबाल्दी भी बन गए एक सेलर, एक नौजवान जो मर्चेंट नेवी में काम करा करते थे। 1833 में उनकी मुलाकात हुई एक और रेवोल्यूशनरी से, जिसिपी मजीनी, जिन्होंने यंग इटली मूवमेंट शुरू किया था। गारिबाल्दी ने बिना सोचे ज्वाइन कर लिया मूवमेंट और अगले साल 1834 में पेडमोंट का रिपब्लिकन अपराइजिंग में हिस्सा लिया। लेकिन बच्चों, ये रिवॉल्ट फेल हो गया। गारिबाल्डी को अपने ही जान बचानी पड़ी और साउथ अमेरिका भागना पड़ा। वहां उन्होंने एग्जाइल में जिंदगी गुजारी 1848 तक। 1854 में वो वापस आए और उन्होंने सपोर्ट किया विक्टर इमैनुअल टू को, जिनका मिशन था इटली को एक करना। 1860 में गारिबाल्डी ने शुरू किया अपना सबसे मशहूर मिशन,
द एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। साउथ इटली की तरफ चले ये लोग सिर्फ 1000 लोग थे इनिशियली, लेकिन रास्ते में हर शहर से नए नए लोग जुड़ते चले गए और धीरे धीरे उनकी आर्मी बन गई 30,000 स्ट्रॉन्ग। लोग इन्हें कहते थे रेड शर्ट्स क्योंकि ये लाल यूनिफॉर्म पहनते थे। फिर 1867 में गारिबाल्डी ने एक और कोशिश की रोम को आजाद करने की, लेकिन बच्चों ये आसान नहीं था। रोम पर कब्जा था पैपल स्टेट्स का, जहां पर फ्रेंच आर्मी भी स्टेशन थी। गारिबाल्डी के रेड शर्ट्स कंबाइंड फ्रेंच और पैपल ट्रूप्स के सामने टिक नहीं पाए। यह मिशन भी फेल हो गया। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 1870 में फ्रांस का वार हो गया प्रूशिया से और उन्हें अपने सोल्जर्स वापस बुलाने पड़ गए रोम से। इसी मौका का फायदा उठाया इटली ने और पैपल स्टेट्स को इटली में मिला दिया गया। ऐसे था जिसिपी गरिबाल्डी का सफर, एक सिंपल सेलर से नेशनल हीरो बनने का। उन्होंने सैक्रिफाइस किया, एग्जाइल झेला, लड़ाई की और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ, एक यूनाइटेड इटली। तो अगर बच्चों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई ना ऐसे हीरोज की, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि और भी क्या आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हो। ठीक है, तो अब देखो एक बार ये फिगर देख लो, ये पेंटिंग देखो आप। देखो मैं आपको पहले एक मैप दिखाऊं, इस मैप को देखो, इटली का मैप है ये, राइट साइड देखो। क्या आपको इटली का शेप किसी चीज जैसा लग रहा है? क्या आपको ये बूट जैसा लग रहा है? और इसीलिए 1859 में एक अंग्रेजी कार्टूनिस्ट ने एक फनी इमेज बनाई थी जिसमें इटली एक बूट के रूप में दिखाई गई। ये अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ है किंग विक्टर इमैनुअल II और दूसरी तरफ उनकी मदद कर रहे हैं एक हीरो जिसिपी गरिबाल्डी। दोनों मिलके कोशिश कर रहे हैं उस बूट को पहनने की, यानी इटली को एक साथ जोड़ने की। बूट का मतलब ही यहाँ पर इटली है। यह बूट सिर्फ जूता नहीं है, ये सिंबल है इटली का। और ये ड्राइंग कहना चाहती है कि इटली को जोड़ने के लिए राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता था। गारिबाल्डी जैसे लोगों का सपोर्ट जरूरी था जो ग्राउंड पर लड़ रहे थे, जनता के साथ थे। तो ये इमेज दिखाता है कि गारिबाल्डी और किंग विक्टर इमैनुअल II एक ही गोल के लिए लड़ रहे थे, एक यूनाइटेड इटली बनाने के लिए। और बच्चों इटली का शेप भी इस बात को और इंटरेस्टिंग बना देता है। ऐसे कैरिकेचर्स हमें हिस्ट्री के सीरियस मोमेंट्स को थोड़ा लाइट और क्रिएटिव नजरिए से समझाते हैं। तो अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल इमेजेस की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इटली इज अ बूट, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।